अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज का दिन बड़ा अहम रहा। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस धरने नुमा एहतजाज के बाद जो शायद चंद घंटों पर मुहित था, बज़ाहिर ये लगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पसपा हुई है, उसके बाद बहुत से ऐसे इक़दामात हैं जो कि हुकूमत की तरफ से उठाए जाने हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके बाद इवेंचुअली जो कुछ हुआ वो हमने भी देखा और बहुत से देखने वालों ने भी देखा। लेकिन खबरें ये हैं कि मुमकिन तौर पर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक क्रैकडाउन किसी फ़िज़ा पैदा हो सकती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है? क्योंकि ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान असम्बली में एक करारदाद की सूरत में भी सामने आया, लेकिन अभी तक इस हवाले से वफाक खामोश नज़र आता है। दूसरी तरफ ये कि गवर्नर राज की बातें भी बाज़गश्त इस्लामाबाद में करती सुनाई दी और इसकी शायद बड़ी वजह भी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से जिस तरह मुख्तलिफ धरनों और एहतजाजों में सूबाई हुकूमत की रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसके ऊपर भी वफाक की तरफ से तनकीद हुई है। लेकिन अगर तो ये मामला यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर यकीनन कोई संगीन कदम उठाने की तरफ से शायद हुकूमत की तरफ से इस पर किसी भी किस्म का उज़र नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत अपने कार्ड्स किस तरह प्ले करती है। इसी पूरी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए मुझसे सीनियर रहनुमा भी है और मुशीर है बराए वजारत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अकील साहब, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि वो जो चंद दिन पहले मनाजिर नज़र आते रहे, एक तरफ PTI ये क्लेम करती रही कि हम भरपूर धरना करेंगे, एहतजाज करेंगे, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन यकीनन कुछ गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी। तो हुकूमत ने कुछ कैथारसिस किया है कि कहाँ कहाँ पर कमज़ोरी से बरता गया, या फिर ये कि जिस तरह पहले बात की जा रही थी कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा इन तमाम कारकुनों को, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही हुई जिसकी वजह से ये कारकुनान D चौक तक पहुँचने में कामयाब हो गए। तो आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से कुछ अपना भी रिव्यू किया जा रहा है कि कहाँ पर हमसे कोताही हुई है या कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई है वो उसको ज़रूर देखा जा रहा है, इस पैराए से भी देख रहे हैं। लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है कि जब आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए जब तमाम तर रोड ब्लॉक्स हैं और जब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपने देखा कि मोटरवे भी काबिल इस्तेमाल नहीं थी, नहीं कोई और रास्ता था, और क्योंकि एक ऐसा एहतजाज जिसकी ना तो कोई इजाज़त थी और एक इंतशार फैलाने की जो हत्तल इम्कान कोशिश की गई। और आपने देखा भी, क्योंकि मैं थोड़ी सी आपसे एक बाय वे ऑफ एन एग्जांपल चीज़ शेयर करूंगा। मैं अपने हल्के में जिस दिन ये तमाम तर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था मैं देख रहा था, और वहाँ पे जितने क्योंकि बरामा बातर का जो एरिया है वो मेरे हल्के में आता है, और वहीं से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो PF का हॉस्पिटल है, वहाँ पे तकरीबन 12 से 15 एहलकार थे जिनको मैंने वहाँ पे विज़िट किया, जो वहाँ पे ज़ेरे इलाज थे। एक उसमें SP साहब थे और दीगर पुलिस के जितने भी जवान थे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशल्स थे, वो वहाँ पे किसी को टांग पे गोली लगी है, किसी को सर पे डंडे लगे हुए हैं और वो मदहोशी की हालत में हैं। तो ये तमाम तो चीज़ें देखी कि ये तब तक नहीं पॉसिबल हो सकता जब तक आप एक मॉब और उस मॉब के अंदर ऐसे मिलिटेंट्स हों और ऐसे लोग हों, जिस तरह आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया कि 37 इंडिविजुअल्स जो अफ़गान शहरी हैं, उनका क्या काम है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के जो प्रोटेस्ट या एहतजाज है उसमें शामिल होना। और बिल्कुल हमने देखा कि 37 लोग पकड़े हुए हैं, इसी तरह बाकी इनके दीगर लोग हैं, और लोगों को पैसे दे के उकसा के लाया गया। वो लोगों की वीडियोस और स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं जिनको 50-50 हज़ार रुपये की लालच दे के उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ खेल के उसको जो है इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पे लाया गया और कहा गया कि हम 50-50 हज़ार रुपये देंगे। और आपने देखे कि डंडे किस किस्म के थे, जो नेल्स हैं, आम अंग्रेजी में तो नेल्स कहा जाता है, लेकिन कीलें जो डंडों के साथ लगी थी वो भी आपने देखी। इनकी अपनी गाड़ियों पे वो वीडियोस भी राउंड्स कर रही हैं, जो कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी गाड़ी के ऊपर शीशे उनके तोड़े गए और उनके ऊपर भी इनको भी जो है नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तो एहतजाज तो किसी दुनिया की महज़ब ममालिक में जो है ऐसा एहतजाज तो नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कटी पहाड़ी एक बड़ा, मैं आपके बिल्कुल सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। कटी पहाड़ी का जो था वहाँ पे नीचे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई ऐसे उनके ज़बान ज़दे आम है, ये बात कहने वाली नहीं है, बताने वाली नहीं, क्योंकि सबको ही पता है कि उनके साथ ऐसे मफरूर और मिलिटेंट्स हैं जो कि बॉर्डर पार से इस पार्टी के साथ जो है वो
अक्सर इनके एहतजाजों में पाए जाते हैं, तो वो रोड्स भी क्लियर करवा के दे रहे थे। वो डाले 3 से 4 डाले थे जो कि नकाब पोश थे और वो रास्ता क्लियर करवा के दे जा रहे थे। कटी पहाड़ी पे पुलिस एक हायर पेडेस्ट्रियल पे थी और पुलिस को नीचे से घेरे डाल के और आर्म्ड ये थे, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे ये आर्म्ड थे, ना सिर्फ डंडों के साथ, पत्थरों के साथ, वो बंटों के साथ और दीगर इनके पास लाइव एमिनेशन भी था। इनके पास पिस्तौल और क्लैशनकोव्स और राइफल्स भी थी जिनको बुरुएकार लाते हुए, जिनको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पुलिस पे हमला किया और पुलिस को जो है वहाँ पे इन्होंने ये तमाम तर जो एक सिचुएशन बनी कटी पहाड़ी के तरफ और उसके बाद फिर बरामा बातर वाली साइड पे, तो ये वी कुड सी दैट। अच्छा, तो इसमें सिक्योरिटी लैप्स बिल्कुल जितनी ठीक। भी आपकी वकील साहब, नफरी हो, तो इस तरह का जत्था जब आ जाता है सर, तो मुझे इसमें एक ज़िमनी सवाल करने थे। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। इस पे वज़ीर दाखिला साहब खुद भी कह चुके हैं कि इसी वजह से हम इस्लामाबाद में अगवानियों की फर्दर उनकी जो रिहाइश है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं। कुछ गैर मुल्कियों की भी इस हवाले से वो थी कि वो भी उनके काफिले में शामिल थे जिनको इस किस्म की शरपसंदी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और यकीनन शायद यही सूरत हाल थी जिसकी वजह से जो अपनी बुनियादी लीडरशिप थी पीटीआई की वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये खबरें भी हैं कि शायद पीटीआई के ऊपर मुमकिन तौर पर पाबंदी लग सकती है। करारदाद भी बलूचिस्तान असेंबली में पेश हुई है। गवर्नर राज की भी खबरें हैं। आपके ख्याल में हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इकदाम किया जा सकता है? क्योंकि गंडापुर साहब तो हर धरने या एहतजाज में जो रिसोर्सेज हैं खैबर पख्तूनख्वा की वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, किसी भी किस्म के स्ट्रिक्ट एक्शन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो ये तो मैं इसको 9 मई पार्ट 2 ही कहूँगा, क्योंकि इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। लोगों की ज़ाती इमलाक या सरकारी इमलाक पे जिस तरह हमला आवर हुए और जिस तरह धावा बोला गया, जिस तरह पड़ाव करने की कोशिश की गई और जिस तरह मतलब मुल्क के तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, इकॉनमी से लेके आप देखें तो सोशल फैब्रिक को देखें, तमाम तर चीज़ों को देखें, इतना नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने वहाँ पे। अब ये मैं रूल आउट नहीं कर सकता, खा वो गवर्नर राज के हवाले से हो या पीटीआई के ऊपर पाबंदी के हवाले से हो। पाबंदी का मैं अपना एक पर्सनल ज़ाती व्यू ज़रूर रखता हूँ कि किसी सियासी जमात पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कैसी सियासी जमात है, ये कैसी सियासत कर रही है कि इनको लोगों की लाशों की सियासत करनी है, इन लोगों को लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करनी है, एहलकारों की लाशों के ऊपर सियासत करनी है। क्या मुझे बताएं कि जो रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए या पुलिस के एफसी के एक एहलकार शहीद हुए, क्या वो कम पाकिस्तानी थे? क्या वो इस वतन से कम मोहब्बत करते थे या क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो देखनी है। अभी ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। यहाँ पे तो हमने तो बताया कि जिन एहलकारों को शहीद किया है सियासी जमात और इस टोले ने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कोई नहीं बताया। एक कहता है कि 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं अलेजिडली, एक कहता है 6 शहीद हुए हैं, फिर कहते हैं कि जी स्टेट ने जो है 150 और कई कहते हैं कि जी 278 लोग थे। तो मतलब एक तो नंबर आपके पास क्लियर नहीं और इट्स नॉट वेरी सिंपल। सना साहिबा, अगर कोई मैसेकर हुआ हो कहीं भी दुनिया में तो वो छुपाया नहीं जा सकता। ये पाकिस्तानी हुकूमत पे जो इस तरह की बेबुनियाद बेफजूल किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है और AI जनरेटेड पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे राउंड्स कर रही हैं, अफसोस होता है ये यकीन करें देख के कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी अवाम का नाम पूरी दुनिया में ये बदनाम करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो आपने गवर्नर राज के हवाले से बात की तो वो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको ये आपके प्रोग्राम से बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाम तर गवर्नर राज लगाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं आर्टिकल 232 में, वो तमाम तर पूरे हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की एक ऐसी सिचुएशन है, कुरम एजेंसी में देखें, पारा चनार में देखें, वहाँ पे 12 साल से ये सूबे में हुकूमत है इस जमात की, और वहाँ पे सिक्योरिटी हालात आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें। लेकिन इन्होंने वहीं पे सिक्योरिटी एहलकारों को, वहीं की पुलिस को, वहीं के कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो सूबाई हुकूमत के ताबे हैं उनको जो है उठा के इस्लामाबाद की तरफ लेके आया जाता है और पड़ाव किया जाता है। नहीं तो फिर अकील साहब गवर्नर राज कब लगा रहे हैं सर? आपने देखा जी अगर तमाम लवाजमात पूरे गवर्नर राज के लिए कुछ चीजें मैं बिल्कुल आज काबीना की मीटिंग में जो हुई है उसमें कसरत राय से जो है ये चीज़ सामने आई है और सबने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि एक सूबा जो है और उसके अंदर जिस तरह की हुकूमत है, जिस तरह की उस हुकूमत के जो हुकूमत का वज़ीर आला है, उसने जो कुछ किया है ना सिर्फ 1 बल्कि 2 बल्कि 3 दफ़ा
अब ये तीसरी दफ़ा स्ट्राइक 3 थी पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान के ऊपर हमला था, इस्लामाबाद के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला है। ये आप इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये आए रोज़ एहतजाज की बात करते हैं, आए रोज़ ये धावा बोलने की कोशिश करते हैं, आए रोज़ ये खून खराबा करना चाहते हैं। इनफ इज़ इनफ, we've had enough of this ड्रामा, जो ये ड्रामा एक रचाया हुआ है उन्होंने। अब गवर्नर राज के हवाले से मैं फाइनली आपको ये ज़रूर कहूँगा कि उसमें ये तमाम तर इंग्रेडिएंट्स पूरी हैं। एक प्रोविंशियल असेंबली में जो प्रोक्लेमेशन है वो मूव होगी। अगर वो मूव ना भी हो तो सदर पाकिस्तान जो है वो ख़ुद भी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं, और वो हो सकता है, और उस पर दोनों जॉइंट सिटिंग में दोनों बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली जो है उसको कंफर्म कर सकती है। तो बिल्कुल ये आइंदा आने वाले आप दिनों में देखेंगे, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आई थिंक बड़ा एक सेन जो है वो स्टेप होगा इस तमाम तर खून खराबा और इस तमाम तर जो है सो कॉल्ड एहतजाज को जो है वंस एंड फॉर ऑल दफन करने में। अच्छा अकील साहब, ये भी फरमाएगा कि सर जो अब नए मुकदमात बन रहे हैं गंडापुर साहब के और बुशरा बीबी के खिलाफ, तो क्या दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें एक मॉब को अनलीश किया, लोगों को राइल अप करके लेके आए, स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल किया, फिर ये नेगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ हुई। गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेटिव लोकेशन इनको ऑफर की जो कानून के मुताबिक है, जो इस्लामाबाद की हदूद में, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में कानून बन चुका है कि आप मौज़ा संजानी में ही जो है एहतजाज करेंगे या धरना देंगे या व्हाटसोएवर। तो ना तो इजाज़त ली इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद उल्टा जो है चढ़ाई की इस्लामाबाद के ऊपर, और तमाम तर इतना स्टेट रिसोर्सेज को प्राइवेट इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स की जो अमलाक थी उनको नुकसान पहुंचाया गया, और उसके साथ साथ ये लोगों को गुमराह करके इस्लामाबाद लेके आए और बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली एक हिजानी की कैफियत जो है, इन्होंने एक ऐसी दहशतगर्दी की जो एक सिचुएशन क्रिएट की है, बिल्कुल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और किसी को कोई कानून से कोई ना तो बालातर है ना किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल है। और मैं आपको ये आपके प्रोग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि बुशरा बीबी हो या वज़ीर आला केपी हों अली अमीन गंडापुर साहब, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और कानून हरकत में आएगा। इफ़ दे नॉट स्टॉप्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये इससे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी कौम का, अवाम का और पाकिस्तान का नुकसान करेगी। दुरुस्त। अच्छा सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि कुछ हलाकतों के हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन फैला हुआ है सोशल मीडिया पर, आप खुद भी देख रहे होंगे। एक तरफ पीटीआई क्लेम कर रही है कि कई हलाकतें हुई, ट्रक भर के बकौल उनके जो हैं वो डेड बॉडीज़ खैबर पख्तूनख्वा में आनी है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का दावा यह है कि कोई भी हलाकत नहीं हुई है। तो एग्जैक्ट पिक्चर है क्या? मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर बता देता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे बड़ा झूठ और ढोंग और ड्रामा किया गया कि शायद कंटेनर पे पड़ते हुए जो एक शख्स था वो नमाज पढ़ रहा था और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उसको गिराया और वो उसकी डेथ होगी। वो खुद उसकी वीडियो मंजर यहाँ पे आ गई, उसने कहा मुझे चोट लगी लेकिन मैं टिकटॉक बनाने के लिए वहाँ पे जो है ऊपर गया था और मुझे दोस्तों में शर्त लगी थी। एक तो सबसे बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा जो किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, इस सियासी जमात के थ्रू किया जाता है। दूसरा आप देखें कि ये कहते हैं कि एक लीडर इनका कहता है कि 6 लोग हमारे शहीद हुए, दूसरा लीडर कहता है 20 लोग हुए, तीसरा लीडर कहता है कि 278 हुए, और चौथा आके कहता है कि 100 से जायद हुए, फिर पांचवा आता है कि नहीं हजारों में हो गए। तो दे डोंट हैव द नंबर्स। अब मेड अप लिस्ट जो है वो इशू कर दी है कि हमारे लोग ये मिसिंग है, रिपोर्टेडली मिसिंग है। मतलब ये क्या लोगों के शनाख्ती कार्ड लेते रहे हैं? क्या ये ऑफिस बेरर्स थे जिनको कहा है कि जी आप हमारे साथ आएँ? एक तो सेंट्रल लीडरशिप तो बिल्कुल भी नहीं आई, ना पंजाब से आई, ना बलोचिस्तान से, ना सिंध से आई। इवन के केपी के अपने लोग जो है, मुझे बता दें जो इनके MNAs हैं, वेयर वाज शंदाना गुलजार, कहाँ थे ये दीगर इनके आतिफ साहब और दीगर जितने भी इनके केपी से लोग हैं, ये कहाँ पे थे? सिवाय 3-4 लोगों के, उसके अलावा सना साहिबा कोई भी नहीं था। और ये वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि हम किसी ना किसी तरह जो है कोई इंतशार फैलाया जाए, कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन हो। देयर इज एब्सोल्युटली, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जब मैसेकर जो ये ब्लेम कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत ने मैसेकर किया और फायरिंग की है और इन लोगों को शहीद किया है, माजरत के साथ आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। अगर ऐसा हुआ होता तो ओवरनाइट कोई चीज़ें, हमारे पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है कि हम वहाँ पे जो जाए वकुआ है, ये जहाँ पे वो सीन है, या इतने लोगों की अगर हलाकतें खुदा न खास्ता ये शहादतें हो चुकी हैं तो कम से कम वो सामने नज़र आ रहा होता है। इतने कैमरास थे, कोई एक कैमरा भी, कोई एक ऐसी वीडियो नहीं दिखा रहा इनके अपने लोगों के हाथों में मोबाइल कैमरा से जो दिखाए कि किसी को कोई फायर लगा है, कोई ब्लीड कर रहा है या किसी को कोई हॉस्पिटल लेके जाया गया है। दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली एक बिल्कुल शैम
जो एक वर्जन दिया जा रहा है, एक टोटल ड्रामा किया जा रहा है, जो ड्रामेबाजी की जा रही है पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को के साथ दोबारा खेलने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। प्लीज़ खुदारा मैं आपके नाज़रीन को भी कहूँगा कि इसको लाइट मत लें। दे शुड कॉल आउट देयर ब्लेटेंट लाई, और ये झूठ जो बोला जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि शातें हुई हैं, कतन कोई शातें नहीं। जब मैसेकर खुदा न खास्ता होते हैं दुनिया में, आप देखें गजा में जो सिचुएशन है वहां पे, अगर आप देखें क्या कुछ चीजें छुप सकती हैं कैमरे की आंख से, कि इतने सहाफ़ी वहां पे हों, इतने लोग उनके हाथों में मोबाइल कैमरे हों, वो लाइव हों, वो वीडियोस बना रहे हों, तो इज इट सेन या इज इट एक्चुअली रीजनेबली पॉसिबल कि वो चीज़ छुपा सकें? वो बिल्कुल नहीं छुप सकती। इसीलिए एक वीडियो भी अभी मंजर आम पे नहीं आई कोई ऐसी जिस तरह की एलिगेशन हुकूमत पे लगा रहे हैं। तो खुदारा जो है इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब इनको इस तरह की गंदी और घटिया सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक बराए वज़ारत कानून और इंसाफ। यकीनन हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, यकीनन अगर वो क्लेम कर रहे हैं इस किस्म की खबरों का, तो उनको इस हवाले से मुअस्सर सबूत ही पेश करनी होंगे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ क्या है, जहां एक के बाद एक इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसके अलावा हामिद रज़ा साहब भी अपनी रुकनियत से और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। देखना ही होगा कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होती क्यों नज़र आ रही है, इसके पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से ये तैयारी की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, वहीं बकौल उनके तमाम तर लवाजमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पूरी कर चुकी है, इसलिए इस राह में कोई बज़ाहिर रुकावट नज़र नहीं आती है। लेकिन क्या सियासी तौर पर ऐसा करना खुद इस हुकूमत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, ये अपनी जगह एक सवाल बरकरार है। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या मुमकिन तौर पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। ऐसी खबरें इस्लामाबाद में तो गर्दिश कर ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बलूचिस्तान असम्बली से इसका आगाज़ भी हो गया है करारदाद की सूरत में। क्या इस इशू को भी टेकअप करके ये मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं? और तीसरा एक बड़ा मसला ये दरपेश है कि जो 24 नवंबर का एहतजाज था, उस हवाले से इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक इस्तीफ़े भी सामने आ रहे हैं। ये खबरें हैं कि सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जबकि साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी अपनी जो कोर कमेटी की रुकनियत है उससे मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और खान साहब के सामने अपनी कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा देखना चाहते हैं। लेकिन वजूहात क्या हैं, आखिर इन मसाइल की वजह से कितना पार्टी को नुकसान हो रहा है, कारकुनान को नुकसान हो रहा है, ये भी अपनी जगह बदरजा तब मौजूद है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मेंबर पार्लियामेंटेरियन शानदाना गुलजार साहबा मेरे साथ मौजूद है। शानदाना साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने यकीनन इंट्रो में वो तमाम मसाइल तो सुन लिए होंगे जिसका PTI अभी सामना कर रही है, लेकिन आपके ख्याल में क्या गवर्नर राज लगाना इस मसले का हल नज़र आता है, बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत से बातचीत की जाए? बहुत शुक्रिया सना। एक बात याद रखिएगा, चोर जो है ना, जो फॉर्म 47 के चोर है, जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट में भी, सिंध गवर्नमेंट में भी, बलोचिस्तान में भी, GBAJK में, उनसे कोई क्या बात करेगा? उनकी औकात है क्या? वो तो डब्बे भरवाए हैं RO, DC, AC वगैरह से। उनको सिर्फ ताकत और पैसे का नशा और हवस है। आप मुझे बताएं, इन लोगों से कोई बात हो सकती है? ये गवर्नर राज क्या, ये तो बाइडन का राज भी लगा देंगे कल, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान बनने में ज्यादा देर नहीं है। जो बंदा हक के लिए आवाज उठाएगा, जो हुकूमत इमरान खान को सपोर्ट करेगी, जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, ये उनको करेंगे। सो माजरत के साथ इनकी बातें आप इसी पैमाने पे मेजर कर लीजिएगा कि जो लोग झूठी कसम खा के असेंबली में बैठे हैं, उनकी बात में, उनकी विजन में, उनकी गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त प्योर ईवल है, नथिंग एल्स। ठीक, अच्छा ये बताएगा कि अब कहीं से तो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शायद पाबंदी भी लगा दी जाए, मतलब इतनी क्रूशियल स्टेज पे किसी सियासी जमात को लेके जाना, ऐसा कुछ होता है तो PTI इसके लिए किस हद तक तैयार नज़र आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव तो PTI खैबर पख्तूनख्वा में ही है। I can assure you at this point in time, PTI is prepared for anything, not just PTI, KPK, PTI, पाकिस्तान। इस वक्त सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया इमरान खान के साथ खड़ी है। ये एक डेस्परेट बिड है, बट इतना बता दूं कि जो इसमें मुलव्विस है, I don't care कौन सी हुकूमत की, but rest assured we are prepared for anything। अच्छा, लेकिन अब मैम थोड़ा सा कुछ जो कंट्रोवर्सीज PTI से जुड़ी हैं, मैं उस पर आपकी राय चाहूँगी। एक तो जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब पिछले 2 रोज़ से काफ़ी गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं नज़र आ रही थी। शेख वकास अकरम साहब, शहराम तरक्की साहब, आतिफ खान साहब, ये लोग किधर थे?
मतलब सिर्फ गंडापुर साहब लाइमलाइट में थे, तो ये लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी, इसकी उन्होंने शिकायत की। और दूसरा ये कि धरना देना था तो वहाँ से चलो वो समझ आता है कि कारकुनान अगर उनकी जानों को ख़तरा था तो उसकी वजह से लीडरशिप को छोड़ना पड़ा डी चौक, लेकिन बाकी क़यादत कहाँ नहीं थी। मतलब पंजाब की लीडरशिप तो मौजूद ही नहीं थी सिरे से, सिर्फ केपी वाले ही खड़े थे वहाँ। ऐसा ही है। कंट्रोवर्सी पे आते हैं। इमरान खान ने हमें कहा था कि आप सब जाइएगा इस्लामाबाद। डी चौक की अनाउंसमेंट उसके बाद हुई थी, लेकिन सलमान अकरम राजा और गौहर साहब ने नहीं की थी। मेरी बदकिस्मती से, मेरी बदकिस्मत भी कह लें, खुशकिस्मती भी कह लें, संडे नाइट से मेरा फोन बिल्कुल वाईफाई पे भी नहीं लग रहा था किसी भी उससे, तो मुझे इंफॉर्मेशन बहुत कम स्पोरेडिक मिलती थी। हम सुबह निकल गए मंडे को, हम जब पहुंचे 26 नंबर चुंगी, टुक अस अबाउट 48 आवर्स। जब हम आगे बढ़े डी चौक, मैं वहां दोपहर 3:30-4 बजे, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह काफिला मेरे साथ था। किस्मत अच्छी है, मेरे लोग को मेरे डिसअपियर बहुत हुए हैं, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, लेकिन शुक्र है मेरे हल्के में अभी तक कोई शहादत की हमें रिपोर्ट नहीं मिली। हम रात 12 बजे तक वहां थे, हम पे लाइव फायर हुआ। मेरी जिसको खुशकिस्मती या बदकिस्मती की बात बता रही थी कि पार्लिमानी पार्टी ग्रुप में कुछ लोग ये कह रहे थे, मैंने आज सुबह मैसेजेस देखे हैं कि मैसेज आया है सेंट्रल क़यादत से कि आप MNAs MPs जान बचा के अपने वर्कर्स को वहां से निकाले, हम कल दोबारा आएंगे धरने के लिए। क्योंकि मैंने मैसेज पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो मैं तो रात 12 तक बैठी रही। लेकिन जब टोटल 30 लोग रह गए डी चौक में, साथ में मेरे सारे हल्के वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ बाजेवड़ के, कुछ मीरान शाह के, कुछ नॉर्थ वजीरिस्तान, कुछ साउथ वजीरिस्तान के। आई कैन टेल यू कि हमें से हर बंदा उस टाइम तक रहा जब तक हम, एंड देयर इज नो वे कि मरियम और बिलावल की गवर्नमेंट को चलने के लिए मैं अपने हल्के कुर्बानी मैं दूंगी, खान के लिए दूंगी, पाकिस्तान के लिए दूंगी। मेरे हल्के वाले इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनका अगर जोश मैं आपको बताऊं, अभी मैं पेशावर पहुंची कल रात 12:30 बजे, और तब से लोगों की कॉल आ रही कि मैडम ये फाइनल कॉल का धरना कब स्टार्ट हो रहा है, हमने जाना है। तो आफरीन इन लोगों के जज्बे पर, आफरीन इन लोगों के दीन और ईमान पे। अच्छा, एक और मसला जो दरपेश है शानदाना साहबा, वो ये कि अब सलमान अकरम राजा साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और फिर साहबजादा हामिद रज़ा साहब के बारे में भी यह है कि वो कौमी असम्बली की रुकनीत तक से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं खान साहब से मुलाकात के बाद। तो वजह क्या है कि ये इख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा देने की नौबत क्यों आ रही है? बैरिस्टर गौहर साहब की प्रेजेंस में आखिर वजह क्या है कि पार्टी इकट्ठी क्यों नहीं हो पा रही है? अगर हामिद रजा साहब नाराज हैं, बिल्कुल होना चाहिए। वो पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी का हिस्सा है, एंड ही फील्स रिस्पांसिबल। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। अगर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दे रहे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, क्योंकि कल एक परसों तो ये जो इंटरनल इख्तलाफात नहीं है, मैं भी अगर कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में होती, मैं भी इस्तीफा देती, क्योंकि कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी इस वक्त 50% से ज्यादा लोग अनइलेक्टेड, उनका कोई हल्का नहीं है, उनकी कोई अवाम नहीं है, आज मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे पैसे बना रहे होते हैं। सो आई एम सॉरी, आई हैव जीरो रिस्पेक्ट एट दिस टाइम फॉर एनीबडी जो पॉलिटिकल कमेटी में और कोर कमेटी में बैठा रहेगा इस तानेहे के बाद। मैं इज्जत करती हूँ हामिद रजा की, मेरी जाती ओपिनियन है, पार्टी की नहीं है, और मैं इज्जत करती हूँ सलमान राजा साहब की कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें वो तो हमें पता है, सही तरह पता है। मैं कोई पार्टी लाइन नहीं फॉलो करी, मैं दिल से अपने आप को बात बता रही हूँ। और मैं भी, खान साहब कहेंगे मैं कल को इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन इतना मैं बता दूं कि हमारा लीडर एक है, वो इमरान खान है। ना हम किसी के बेटे को मानते हैं, ना किसी की बेटी को मानते हैं, ना किसी की बहन को, ना बीवी को, ना बहू को। खान जो कहेगा हम वही करेंगे, क्योंकि वो अभी भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, वरना उसको पाकिस्तान से निकालने की 1000 ऑफर्स हो चुकी। नहीं, लेकिन अब जिस तरह कह रही कि अब खान साहब जो कहेंगे उसको मिनोअन तस्लीम किया जाएगा, लेकिन जब खान साहब ने भी कह दिया सिचुएशन को देखते हुए कि सिंजानी में ही कुछ वक्त के लिए धरना या सिट इन कर ले, महदूद वक्त के लिए जो उन्होंने बात की थी, तो फिर वजह क्या थी कि उनकी अहलिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस डिसीजन को? इवन इत्तलात थी कि पार्टी के सियासी रहनुमा भी चाहते थे कि चलें कुछ दिन के लिए संजानी में ही वेट कर लिया जाए और उसके बाद फिर डी चौक आया जाए, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं माना गया ये फैसला? Again, I have absolutely no idea जी, as I said, मेरा तो कल रात तक 12:30 बजे तक कोई वाईफाई को एक्सेस नहीं था, सारे मैसेजेस आज कैस्केड किए हैं। बट अगर ये सिचुएशन है, इंटरनल पार्टी इंक्वायरी, तो मेरा जैसा बंदा तो डिमांड करेगा, मैं औरों का नहीं पता मुझे। लेकिन ये मैं इंक्वायरी अच्छा आपने समझाया, बताया। अभी तक पार्लिमानी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि खान ने हमें कहा कि संजानी जाओ और उनकी अहलिया ने बोला कि नहीं डी चौक पहुंचो। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आई एम सॉरी, खान्स वॉइस प्रिवेल्स, नोबडी एल्स। मैं बहुत इज्जत करती हूँ खान के खानदान की, अली मापा की, उनकी बहनों की, लेकिन सॉरी, ऑर्डर खान का चले। अगर पता चला कि स्टुपिडिटी में या जोश में या बदनीयती में या किसी ने भी ये किया है, तो आई एम सॉरी, जितना बाहर वाला
वाला गिल्टी होगा, वो अपना वाला भी उतना ही गिल्टी होगा। एग्जैक्टली यही मोटिव भी होना चाहिए पार्टी का। अच्छा मैम, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि ये अब गंडापुर साहब ने भी कहा कि धरना हमने बज़ाहिर ख़त्म नहीं किया है, उस वक्त हमें वापस आना पड़ा, लेकिन हमारा धरना और एहतजाज जारी है। तो क्या कोई इस हवाले से कोई बातचीत हो सकी है लाहे अमल कि क्या दोबारा कल इस्लामाबाद की होगा, तरफ आया जाएगा या केपी में किया जाएगा, क्या प्लानिंग है? कल इंशाल्लाह शाम 5 बजे हमारी सीएम हाउस में मीटिंग रखी गई है तमाम एमएनएस, तमाम केपी एमपीएस और सेनेटर्स की। मैं तो खुद लड़ाई की मूड में जाऊंगी कि मैं रात 12 बजे तक वाहिद वहां में नहीं थी। सारे बड़े बड़े मर्द, बड़े बड़े नामों वाले ये किधर थे सारे? ये यूट्यूब वाले, ये टिकटॉक वाले सारे किधर थे? वैसे तो हर जगह पहुंच जाते हैं। और फिर डी चौक खाली था। सो आई विल आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस टुमारो, रेस्ट अश्योर्ड, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। नहीं इस वक्त आप मैं बहुत तपी हूँ, बुरा मत आप मानिएगा। एग्जैक्टली मैं नहीं इस नहीं वक्त आप तमीज के मुझे तो हदें खुशी है। क्रॉस कर रही हूँ, बट मैं बहुत गुस्से में हूँ, नहीं मैं सॉरी। आपको बताऊं, आप एग्जैक्टली कम से कम मुझे खुशी है कि आप अपनी जमात के हवाले से इतनी मतलब वो क्वेश्चंस उठा रही हैं जो कि लोगों के जहनों में, और जब पार्टी के अंदर इसका जवाब मिलेगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी, कारकुनान को भी इस हवाले से मुतमईन कर सकेंगे, क्योंकि कारकुनान भी इस हवाले से काफ़ी मुश्ताइल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा। यकीनन पार्टी के हवाले से एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि किस तरह पार्टी अपने कारकुनान को भी सेव करती है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ सियासी खबरें अहम रही गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान, वहीं एक अहम खबर और पॉजिटिव खबर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी आई, जिसने आज एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मईशत के हवाले से कितने दूर असरात होंगे इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एक हफ्ते में जो सियासी तौर पर मसाइल रहे, यकीनन मईशत के ऊपर भी उसके असरात हुए, और हमने देखा कि जहां 100 इंडेक्स बुलंदियों को छू रहा था, वहीं दो दिनों में वो नीचे भी गिरा। लेकिन उसके बाद जैसे ही सियासी तौर पर माहौल कुछ बेहतर हुआ, 100 इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया, और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से तमाम टीम को मुबारकबाद दी गई है। लेकिन यकीनन एक बड़ा संगीन अबूर करने के लिए बहुत से इनफरादी तौर पर ऐसे इक़दामात हैं जिसके ऊपर 16-17 माह के अंदर न सिर्फ काम किया गया, बल्कि उस हवाले से पॉलिसीज़ भी वज़ा की गई। कितना दूर रस ये हो सकता है? क्या इसके ऊपर सिर्फ क्रेडिट IMF के साथ होने वाले मुआहदे को देना चाहिए, या फिर वाकई मईशत में कुछ बेहतरी के आसार भी नमूदार हुए हैं वज़ीर ख़जाना के आने के बाद? इसी पूरी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर हारून शरीफ साहब। हारून साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये बताइएगा कि पहले तो ये जो तमाम सूरत हाल रही पिछले एक हफ्ते में सियासी तौर पर डिस्टेबिलिटी की, आपके ख्याल में सिर्फ इसी की वजह से 100 इंडेक्स ड्रॉप डाउन हुआ था, और ये जो एक नया संग मील इसने अबूर किया है, तकरीबन 1 लाख की हद को छुआ है, आपके ख्याल में ये लॉन्ग टर्म है या ये सिर्फ कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा? क्योंकि बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है, ये कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है। जी, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, यही उसकी नेचर है। लेकिन यकीनन जब जब भी आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, या कोई बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल होगा, या कोई थ्रेट की सिचुएशन होगी, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं। इसके स्टॉक मार्केट इंडेक्स के दो पहलू हैं। एक पहलू तो इसका ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनका एतमाद है पाकिस्तान की कंपनियों में, बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा कमाया है, रिटर्न्स अच्छे हैं, उनको कुछ कंपनियों के फ्यूचर्स दिख रहे हैं, तो वो उसके अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट है जो उसका दूसरा पहलू है कि ये एक ट्रेडिंग हो रही है, ये मईशत के अंदर नया पैसा नहीं आ रहा। जो मईशत के अंदर नया पैसा आता है जब नई कंपनियां लिस्ट होती हैं, नई कैपिटल फॉर्मेशन की जाती है। तो हमें दोनों का बैलेंस देखना पड़ता है। जहां कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा पुश बटन से निकल जाता है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आई वुड आइडियली लाइक कि जहां ये ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंडेक्स बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ता है जब ट्रेडिंग होती है, बहुत से शेयर्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कंपनियां अपनी एक्सपेंशन के लिए इंडस्ट्रियल स्टॉक एक्सचेंज से नए शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर रही हो, तो वो पैसा जो है जॉब क्रिएशन, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए या टेक्नोलॉजी लाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, और स्टॉक मार्केट अलोन किसी भी इकोनॉमी का अच्छाई या बुराई का अशारिया नहीं होता। अच्छा, लेकिन सर इस पे गवर्नमेंट तो बड़ा क्रेडिट ले रही है, चले, लेकिन आपके ख्याल में ये कोई, इससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बेहतरी आएगी या वाकई कुछ बेहतर सिचुएशन हो रही है। लेकिन अब दूसरा एक पहलू ये भी है कि महंगाई का नंबर भी नीचे आ रहा है, सिंगल डिजिट में आ चुका है,
और बाकी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में मज़ीद महंगाई में कमी आएगी। तो आपके ख्याल में महंगाई की रफ्तार में कमी आ रही है या वाकई इवेंचुअली महंगाई में भी कमी आ रही है? जी, इन्फ्लेशन तो महंगाई की रफ्तार होती है कि पहले 30-30% बढ़ रही थी, फिर 20 पे आई। अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ये कोई कीमतें कम नहीं होंगी, लेकिन उनके बढ़ने की शरह जो है अब पहले से बहुत नीचे आ गई है, जो अच्छी बात है। उसकी वजह से शरह सूद नीचे आई है। शरह सूद नीचे आने से अगर तो बैंक्स जो हैं अब हुकूमत की लेंडिंग कुछ कम करें, क्योंकि 70% पैसा हुकूमत को जा रहा है, तो और प्राइवेट सेक्टर को सस्ता लेंड करना शुरू करें, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारा चैलेंज ये है कि हमने मईशत को बढ़ाना है ताकि जॉब क्रिएट हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आए, हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके। उसके लिए बैंकों को अब पैसा प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए अच्छे अफोर्डेबल रेट पर, क्योंकि शरह सूद नीचे आ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पॉजिटिविटी है। ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है, प्राइम इंटरेस्ट रेट है, या रिजर्व्स हैं, या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये मैक्रो स्टेबिलिटी है। लेकिन आपकी और मेरी और बाकी तबकात की जो डिफरेंट टीयर्स हैं, अगर हमने उनको धारे में लाना है, असल चैलेंज है 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह पे या उसके नीचे हैं। देखें ना, 14% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की शरह के आसपास है। इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स अगर 15% नहीं बढ़ती हैं तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? डेट से हमें इन्वेस्टमेंट को, डेट को रिप्लेस करना है। इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए। जब मैक्रो स्टेबलाइजेशन हो तो उसका फायदा उठाते हुए हमें उस तरफ जाना है। ये स्टॉक मार्केट ये काम नहीं करती। आई विल बी वेरी कैटेगोरिक। मैंने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पे काम किया। ये एक फील गुड है, रिच लोग पैसा कमा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ब्रोकर्स अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन ये नई कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए। दुरुस्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब वैसे बज़ाहिर आने वाले चंद माह में आपको क्या लगता है, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब से, चाइना से या गालिबन यूएई से भी कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ दीगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये मुमालिक काम कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो कितने माह में मज़ीद स्टेबल हो सकती है? कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन जो जिम्मेदारी वज़ीर ख़जाना साहब के कंधों पर लाई गई थी जब वो उनको लॉन्च किया गया था या कह लें तैनात किया गया था, क्योंकि वो भी आपको पता है कि ख़ास तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं, ख़ास तरीके से वो आए थे और उस पर तनकीद भी हुई थी कि फरमाइशी तौर पर लाए गए, लेकिन नो डाउट उनके जो एफर्ट्स हैं उसके नताइज भी मिल रहे हैं। तो कितनी आपके ख्याल में टेन्योर चाहिए होगा इस स्टेबिलिटी के लिए? जिसके दो पहलू हैं, फिर से मैं अर्ज कर लूं। जैसे मैंने अर्ज किया कि औरंगजेब ने अच्छा काम किया, इन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम निगोशिएट कर लिया, कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर स्टेप्स लिए, तो उसकी वजह से ये मैक्रो लेवल के ऊपर हमें कुछ स्टेबिलिटी के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्टेबिलिटी को आगे ले जाने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी, जैसे हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए, तो इन्वेस्टर को सिग्नल गया कि आप ये अभी तैयार नहीं है। ये जो आप बात कर रही हैं सऊदी अरब, और ये तो कब से 5-7 साल से बातें हो रही हैं जी। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबकी सब सदा अच्छी नहीं होती। ये कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है जो हमारी 250 मिलियन लोगों की मार्केट को बेचती है चीजें, पैसे कमाती है, और जब वो डिविडेंड निकालना चाहते हैं तो मुल्क के पास डॉलर्स नहीं होते। वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे मैंने अर्ज किया, हमें अपने इंडस्ट्री के बेस को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में एक्सपेंशन के लिए चाहिए। 250 मिलियन लोगों की ताकि चीजें पूरी हो सके, हमें इंपोर्ट पे इन्हिसार घटाया जा सके। हमें चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन हो, नई टेक्नोलॉजी आए, हम ऊपर के लेवल की चीजें बेचें, आईटी सेक्टर, ज़राअत में हम वैल्यू ऐड करें। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा जामे प्रोग्राम चाहिए। खाली कोई बंदा आके कहता है मैं रेस्टोरेंट खोल देता हूं या मैं कोई चेन स्टोर खोल देता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली खतरनाक है। और लोकल इन्वेस्टर का सामने आना इस वक्त बहुत जरूरी है, और उनके लिए इंसेंटिव्स लाने की जरूरत है। लोकल आएंगे तो फॉरेनर्स उनसे पार्टनरशिप। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स में हारून साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ मैं, अगर एक पॉइंट और भी चाहूंगी आप कमेंट कर दें क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ रही है, उसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं,
लेकिन आपके ख्याल में जो कर्जे पे कर्जे हम ले रहे हैं मुख्तलिफ बैंकों से इंटरनेशनली, उससे कितना वेट पड़ेगा इकॉनमी के ऊपर भी? और दूसरा, IMF से जो रकम मिलनी है वो तो बड़ी महदूद है, लेकिन उसके नतीजे में जो शराइत हम फेस कर रहे हैं उससे कितना आपको लगता है कि स्क्वीज डाउन हो सकेगी सूरत हाल? क्योंकि नए टैक्सेस की बात हो रही है, कुछ अच्छे इक़दाम भी हैं कि नए लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने की बात की जा रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमें किसी बेहतर सिचुएशन की तरफ लेके जा रही हैं या मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं? जी, अगला 1.5 साल सख्त है, कोलेशन गवर्नमेंट के लिए भी सख्त है। IMF ने अपनी शराइत, हम कहते हैं जब लेंडर का इस किसी मुल्क पे एतमाद कम हो तो वो कंडीशंस को फ्रंट लोड कर देते हैं, वो जल्दी कहते हैं आप हमारी प्री कंडीशन जल्दी फुलफिल करें। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा अगले 18 माह में, लेकिन अगर हम ये प्रोग्राम निकाल जाते हैं और कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि इसमें सूबों का बहुत रद्द होता है हिस्सा, तो अगर तो फिर तो अगला 1.5 साल के बाद, आपने पहले सवाल किया था कि कब कुछ आसार दिखाई देंगे, तो 1.5 साल के बाद मुझे कुछ रिजल्ट दिखाई देना शुरू होंगे कि मईशत शायद 4-4.5% पे चली जाए, कुछ नौकरियां बढ़नी। लेकिन अगर हम इस 1.5 साल में, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम IMF के प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त एक सियासी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अब अगर जैसे औरंगजेब कह रहे हैं लोगों को नेट में ला रहे हैं टैक्स को बढ़ाने की, अगर तो ये 18 माह में होता है और अगर एग्जिस्टिंग पे प्रेशर मजीद डाल दिया जाता है तो वो फिर आपका एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा, क्योंकि टैक्स पेयर के अंदर अब मजीद ये 2.5-3% ग्रोथ में सख्त नहीं है। हमारे हिसाब से अगला 1.5 साल बहुत क्रूशल है और मुश्किल। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, माहिर माशियात हमारे साथ थे। और यकीनन सियासी तौर पर तो जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम हो रहे हैं उसके नताइज मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह सियासी माहौल हमारे यहाँ अब तक नज़र आया पिछले चंद दिनों के दौरान, उससे अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानी मईशत को भी हुआ, IT सेक्टर को भी हुआ। यकीनन ऐसी एक्टिविटीज़ अगर बार बार होंगी तो मईशत के इस्तेहकाम के लिए जो रास्ता मुतय्यन किया गया है उसमें बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।